सुर्खियों में। नमस्कार, सुर्खियों में मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं धारणा सचदेव। इस कार्यक्रम में हम उन विषयों को शामिल करते हैं जो सुर्खियों में होते हैं, और इस हफ्ते बात कर रहे हैं लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व लोकसभा चुनाव 2024 की। विषय है लोकतंत्र का महापर्व। श्रोताओं, लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों के ऐलान के साथ ही भारतीय लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व का सुखद आगाज हो गया। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश भारत, इसमें शनिवार 16 मार्च को चुनावी कार्यक्रम जारी होने के साथ चुनावी रणभेरी बज गई। इसी के साथ आदर्श आचार संहिता भी तत्काल प्रभाव से लागू हो गई। 80 दिन तक चलने वाली ये आचार संहिता और 40 दिन तक चलने वाला ये चुनाव अब तक का सबसे लंबा चुनावी कार्यक्रम कहा जा रहा है। 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के सभी चरणों की लिस्ट जारी हो गई है। गौरतलब है कि आज लोकसभा के पहले चरण के मतदान को लेकर अधिसूचना जारी की जाएगी। श्रोताओं, आपको बता दें कि देश के सबसे बड़े लोक प्रसारक के दायित्व को निभाते हुए आकाशवाणी ने भी मौजूदा लोकसभा चुनाव को लेकर विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए अपने तमाम श्रोताओं को जानकारी उपलब्ध कराने का प्रयास किया है, जिसे लोक प्रसारक पर लोक निर्णय 2024 नाम दिया गया है। देश, प्रदेश और प्रदेश के विभिन्न जिलों में कैसे और कब कराए जाएंगे चुनाव, क्या रहेंगी गतिविधियां, शासन प्रशासन किस तरह करेगा काम, कैसे की जा रही हैं निर्वाचन की तैयारियां, कितने हैं मतदाता, आचार संहिता के तहत क्या रहेंगी बंदिशें, क्या रहेंगी रोकें, इस तरह के तमाम प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए और अन्य चुनावी सरगर्मियों के बारे में विस्तार से चर्चा करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है 2 विशेष मेहमानों को। हमारे साथ स्टूडियो में हैं प्रोफेसर वीरेंद्र कुमार व्यास जी। आप निदेशक हैं जन अभियान परिषद में। स्वागत है आपका सर। धन्यवाद। और साथ ही उपस्थित हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रभु पटेरिया जी। आपका भी स्वागत है सर स्टूडियोज में। धन्यवाद। चलिए करते हैं कार्यक्रम का शुभारंभ। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे प्रोफेसर व्यास, लोकसभा चुनाव 2024 के कार्यक्रम के बारे में, देश और प्रदेश दोनों के संदर्भ में। आप परिचित हैं कि हमारा भारत का लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है जी। और जिस रूप में यहाँ पर चुनाव की पूरी गतिविधियों को अंजाम चुनाव आयोग के निर्देशन में दिया जा रहा है और जिस उत्साह और से उसमें राजनीतिक दल, राजनीतिक कार्यकर्ता और एक आम आदमी पार्टिसिपेट करता है, तो यह एक लोकतंत्र के महापर्व और उत्सव के रूप में प्रतिष्ठित होता है जी। और ये पहली बार जो भी हमारा एक लोकतंत्र का एक मतदाता है, उसकी जो संप्रभुता है वो वोट के जरिए अभिव्यक्त करने का ये एक सुंदर अवसर है। और इस अवसर के लिए एक पूरा उत्साह का माहौल, चर्चाओं का माहौल, सरगर्मियों का माहौल पूरे देश में बनता है और हम सब उसके सहभागी बनते हैं। जहाँ तक तारीखों की बात है, इस बार का, जैसा कि आपने पहले बताया कि इस बार का चुनाव लंबा चलने वाला है। 44 दिन की अवधि इसके लिए रखी गई है। 19 अप्रैल से 1 जून तक विस्तारित इस कार्यक्रम में 7 चरण मतदान के होंगे और 543 सीटों पर पोलिंग होगी, मतलब सदस्य चुने जाएंगे और ये जो चुने जाएंगे सदस्य, ये 18वीं लोकसभा का गठन करेंगे। जी पटेरिया साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी, लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में मूलतः क्या अंतर रहता है? देखिए, इस बार के लोकसभा चुनाव के साथ 4 राज्यों में विधानसभा के चुनाव भी हो रहे हैं, जिसमें अरुणाचल प्रदेश भी शामिल है जी। लोकसभा चुनाव में मतदाता देश की सरकार चुनते हैं, भारत गणराज्य की सरकार चुनते हैं और वो सरकार पूरे देश के लिए प्रभावी होती है जी। विधानसभा चुनाव में वो अपना जो राज्य है, लोकतंत्र में जो व्यवस्था की गई, उस राज्य के लिए अपनी सरकार का चयन करते हैं और चुनाव की प्रक्रिया लगभग एक सी ही होती है। दोनों ही चुनाव में चुनाव आयोग आचार संहिता लागू करता है, आदर्श आचरण संहिता का पालन सबको करना होता है, उसके लिए नॉमिनेशन का कार्यक्रम जारी होता है, प्रत्याशियों को प्रचार के लिए समय दिया जाता है और तमाम जो चुनाव के प्रबंध होते हैं और जो चुनाव आयोग जो अपनी तैयारी करता है चुनाव को लेकर के, ईवीएम से पोलिंग दोनों जगह पे होती है। तो ये है बेसिकली फर्क। ये मूल जो है वो अपने राज्य के लिए मतदाता अपनी सरकार चुनते हैं जो उनके राज्य के विकास कार्य, राज्य के उत्तरदायित्व को पूरा करेगी और लोकसभा चुनाव में वो देश की सरकार चुनते हैं। जी।
अगला प्रश्न मैं आप दोनों से ही जानना चाहूंगी। अमृतकाल के पहले लोकसभा चुनाव और उससे पहले के चुनाव, उन दोनों में आपके हिसाब से आप क्या फर्क महसूस कर रहे हैं? पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी व्यास सर। बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं जी। पूरा देश इस बात के लिए गंभीर है कि जिसे हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन कहते हैं उसको सुनिश्चित किया जाए, पार्टियों की भी जवाबदेही हो, एक ऐसा वातावरण हो जिसमें विचारात्मक विभिन्नता तो परिलक्षित हो लेकिन किसी भी प्रकार का विद्वेष और वैमनस्य ना फैले। इसके लिए सरकार भी सचेत है, इलेक्शन कमीशन भी सचेत है। इसके अलावा बड़ा परसेंटेज एक इंक्लूसिवनेस के फैक्टर का है, समावेशी चुनाव इनको कह सकते हैं, और ये अलग थलग पड़े कुछ लोगों के मतदान तक सीमित ना होकर हर अनहर्ड वॉइस को हर लोगों तक पहुंचने का एक प्रकल्प बन गया है। और पिछले कुछ वर्षों में चुनाव में निरंतर इस प्रक्रिया में सुधार हो रहा है कि किस प्रकार ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से जुड़े, डेमोक्रेसी से जुड़े और परोक्ष रूप से डेवलपमेंट से जुड़े। लोकसभा चुनाव मतलब ही कि लोक की अहम भूमिका है, तो हर जन तक ये चीज पहुंच रही है, आपने ये महसूस किया। आप क्या महसूस करते हैं? देखिए, निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव जो लोकतंत्र का एक ऐसा महापर्व है जिसमें हर व्यक्ति की भागीदारी का प्रयास तो चुनाव आयोग करता ही है, और जो भी वोट मतदान करता है, तो आप देखिए कि जिस तरीके से आजकल सोशल मीडिया पे लोग अपनी फोटो अपलोड करते हैं, उन्हें गर्व महसूस होता है कि वो देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी सरकार चुनने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका वो निभा रहे हैं। चाहे वो गांव का अनपढ़ व्यक्ति हो, चाहे युवा वोटर हो जो पहली बार मतदान कर रहा हो, या बुजुर्ग हो, तो चुनाव आयोग ने सबके लिए व्यवस्थाएं की है। बुजुर्ग यदि पोलिंग बूथ पर नहीं जा सकते हैं तो उनके लिए उनके घर पर पोलिंग स्टेशन बनाया जाता है, और जैसे पोलिंग बूथ पर वो ईवीएम में वोट कास्ट करता है उसी तरीके से उसके घर पर भी पार्टी जाती है, उससे वोट कास्ट कराया जाता है। तो एक उसको एक एहसास होता है कि वो भारत की जो व्यवस्था है उसमें वो भागीदारी कर रहा है, अपनी सरकार चुन रहा है। युवा मतदाताओं का खासकर रुझान इसमें देखने को मिलता है, तो वो बड़े उत्साह से इसमें भाग ले रहे हैं। तो चुनाव आयोग युवाओं को जोड़ने के लिए प्रयास कर रहा है, मोटिवेशन यहाँ पर भी होता है। एक बड़ा बदलाव जो पिछले चुनाव में और अभी के चुनाव में हम देखते हैं, चूंकि हम कंप्यूटर के युग में से आगे बढ़कर 5G के युग में आ गए हैं, जी बिल्कुल, तो टेक्नोलॉजी का उपयोग चुनाव में बहुत बेहतर तरीके से हो रहा है, चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार में हो रहा है। अब देखिए, एक दौर था कि बड़े लोग जो कहे जाते हैं तथाकथित बड़े लोग या जो फिल्म स्टार्स हैं वो वोट कास्ट करने नहीं जाया करते थे। उनको ऐसा लगता था वोट डालने जाएंगे, लाइन में खड़े होंगे, उनका अपमान होता है, वो वहाँ पर नहीं जाते थे। सोशल मीडिया का दौर आया, जब वोट सेल्फी का दौर आया, तो आप ये देखिए कि चाहे वो फिल्म स्टार हों, चाहे बड़े उद्योगपति हों या आम आदमी हो, वो एक प्लेटफॉर्म पर वो खुद जाकर मतदान करता है और सोशल मीडिया पर अपनी फ़ोटो डालता है कि मैंने देश की अपनी सरकार चुनने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। तो एक ये जो मोटिवेशन का जो है, ये एक फ़र्क पहले के चुनाव में इस चुनाव में ज़्यादा दिखाई दे रहा है। दूसरा, एक चुनाव में जो मनी पावर होता है, मसल पावर होता है, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन होती है, उसको रोकने के खास प्रबंध इस बार चुनाव आयोग ने किए हैं। मुख्य चुनाव आयोग ने जब चुनाव कार्यक्रम जारी कर रहे थे तो इन तीनों पर उन्होंने खास फोकस भी किया था। मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन ही एक बड़ी चुनौती है कि कहीं पर अफवाहें फैला देना, इसको रोकने के तमाम प्रयास इस बार किए जा रहे हैं, बड़ी पुख्ता व्यवस्था की जा रही है, और इसीलिए चुनाव को 7 चरणों में किया गया है। मैं आपको बता दूं कि देश में जब पहला चुनाव हुआ था 1951-52 में, तो 4 महीने चुनाव का कार्यक्रम चला था। इंदिरा गांधी के समय का दौर था, जब 1980 में चुनाव हुआ था तो सिर्फ 4 दिन में पूरी लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो गई थी। 2014 के जो चुनाव हुए थे वो देश के सबसे लंबे चरण में 9 चरण में चुनाव हुए थे, तब 81 करोड़ मतदाता थे। आज मतदाता बढ़कर जो है 91 करोड़ हो गए हैं, लेकिन चुनाव के चरण 7 ही रखे गए हैं। उसकी वजह यही है कि हर व्यक्ति मतदान प्रक्रिया में भाग ले सके, स्वच्छ और पारदर्शी तरीके से मतदान की पूरी व्यवस्था हो, और उसको लेकर जो तैयारियां करनी होती हैं, और भारत की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं उसको देखते हुए ये 7 चरणों के चुनाव रखे गए। और अब देखिए कि पहले की तुलना में और अब की तुलना में फर्क ये आ रहा है कि पहले बूथ कैप्चरिंग होती थी जी, पोलिंग पार्टी पर हमले की बातें आती थी, वो तमाम चीज़ें रुक गई हैं। पहले चुनाव प्रचार में किसी के घर पर कोई पोस्टर चिपका के चला जाता था, अब चुनाव आयोग ने ये भी सख्ती की है कि बिना उसकी सहमति के, बिना उसकी अनुमति के कोई पोस्टर भी नहीं चिपकाएगा। तो एक लोगों को भी अपना अधिकार, उनके दायित्व, इसका बोध चुनाव आयोग करा रहा है, ये बड़ी बात है।
आपका कहना है कि लोग जागरूक हो रहे हैं काफ़ी हद तक और चुनाव आयोग सतत प्रयास कर ही रहा है निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने की। पिछले और अभी के चुनावों की जो बात चल रही है, मैं आपसे जानना चाहूँगी व्यास सर कि पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार चुनाव में मतदाताओं की संख्या, उनका मत प्रतिशत और प्रतिभागियों की संख्या, और अभी जैसे पोलिंग बूथ की बात हुई, इनकी संख्या में भी कुछ अंतर देखने में आ रहा है? जिसे आप व्याप या विस्तार कहते हैं या अंग्रेजी में जिसको मैग्नीट्यूड कहते हैं, उसकी दृष्टि से ये इस समय वर्ल्ड की सबसे बड़ी निर्वाचन एक्सरसाइज है, जिसमें लगभग 97 करोड़ हमारे रजिस्टर्ड वोटर्स हैं जी। 10.5 लाख पोलिंग स्टेशंस हैं, 1.5 करोड़ पोलिंग ऑफिसर्स और सिक्योरिटी स्टाफ डिप्लॉय किया गया है, 55 लाख ईवीएम मशीन्स हैं और 4 लाख से अधिक व्हीकल्स इस पूरे चुनाव में प्रयोग कर रहे हैं। तो आप देख सकती हैं कि भारत का जो एक भौगोलिक विस्तार है उसको एड्रेस करने के लिए और हर व्यक्ति तक पहुंचने के लिए, सुविधाजनक से मतदान सुनिश्चित करने के लिए और ख़ास तौर से महिलाओं की भागीदारी को बढ़ चढ़कर सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक तौर पर जो इंतजामात हुए हैं वो इस इलेक्शन को एक बहुत खास प्रक्रिया बना देते हैं, न सिर्फ भारत के संदर्भ में बल्कि वैश्विक संदर्भों में। और जब आप वैश्विक संदर्भों में अनेक जगह तख्ता पलट, अनेक जगह चुनी हुई सरकारों का निर्वासन और आप ऐसी अनेक जगहों पर जहां चुनी हुई सरकारों को सत्ता प्राप्त करने में नाकों चकने चबाने पड़ जाते हैं, वहां इतनी बड़ी एक इलेक्टोरल एक्सरसाइज इतने स्मूथ ढंग से कंडक्ट की जा रही है, तो ये हमारे देश के लिए एक गर्व की बात है ही। और अब एक वैश्विक पटल पर भी इस प्रजातंत्र के इस प्रक्रियागत मैकेनिज्म की चर्चा सर्वत्र हो रही है। इसी बात पे थोड़ा सा और विस्तार से जानना चाहूँगी। अभी महिलाओं की भागीदारी की बात हो रही थी, प्रतेरिया जी आप मुझे बताएंगे महिला और पुरुष मतदाता का जो रेशो है उसमें क्या अंतर आया है, उसके आंकड़े में क्या अंतर देखा जा रहा है इस बार और तब? देखिए, महिला मतदाताओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। यदि हम अभी देखते हैं इस बार जो करीब 97 करोड़ वोटर हैं उसमें 49 करोड़ 72 लाख पुरुष मतदाता हैं, तो महिला मतदाताओं की संख्या 47 करोड़ 15 लाख हो गई है। ये एक जो लगातार जो बढ़ता जा रहा है महिला मतदाताओं की भूमिका जो बढ़ती जा रही है, ये निश्चित तौर पर एक पूरी दुनिया के लिए एक रिवोल्यूशनरी कदम है। पूरी दुनिया को एक संदेश दे रही कि भारत जैसे देश में जहाँ की महिलाएं, ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं घूंघट में रहती हैं, वो बाहर निकलती नहीं हैं, वो भीड़ भाड़ में जाने से बचती हैं, वो मतदान में अपनी प्रक्रिया में भाग ले रही हैं। और अभी हम जो पिछले चुनाव हुए थे, यदि हम मध्य प्रदेश के चुनाव की बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे विधानसभा क्षेत्र थे जहाँ पर महिलाओं ने पुरुषों से ज़्यादा मतदान किया है। उनकी भागीदारी निश्चित तौर पर देखी जा रही है और लगातार वो बढ़ती चली जा रही है। वो अपने अधिकारों के प्रति सजग हैं और जिस तरीके से भी केंद्र सरकार जो महिला आरक्षण बिल लेकर आई है तो उसको लेकर भी उन महिलाओं को एक जिज्ञासा का भाव है, वो अपनी भूमिका को ज़्यादा बेहतर ढंग से निभाने के लिए आगे आ रही हैं। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था है। तो अब महिलाएं जब घर की चौखट से बाहर आकर मतदान कर रही हैं, अपनी सरकार चुन रही है, अपनी मर्जी से वोट डाल रही हैं, ये एक बड़ी बात है। वो अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए बिना भय के, बिना दबाव प्रभाव के वो अपना मतदान में हिस्सा लेती हैं जी। और देश की आधी आबादी वैसे भी महिलाओं की कही जा रही है अपने यहाँ भी। व्यास सर, मैं जानना चाहूँगी कि नए मतदाताओं को लेकर के भी कुछ आंकड़ों में बहुत बदलाव है पहले के मुकाबले, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो बिल्कुल स्वाभाविक है कि भारत की जनतांत्रिक भविष्य को युवाओं से जोड़कर देखा जा रहा है और फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी आजकल यूथ को कहा जा रहा है। तो 1.8 करोड़ ऐसे वोटर्स हैं 18-19 वर्ष से साल के जो पहली बार इस इलेक्शन में अपना वोट देंगे। उनके लिए एक अविस्मरणीय अनुभव होगा और पहली बार वो इस प्रक्रिया का हिस्सा बनेंगे। 19.74 करोड़ वोटर्स ऐसे हैं जो 20 से 29 वर्ष के हैं, जिन्हें भी हम कंपैरेटिव यंग कह सकते हैं, और 13.4 लाख ऐसे एडवांस एप्लीकेशंस वोटर्स हैं जो 17 से प्लस हैं और आगे की तरफ वोटिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। इस तरह से देखने से हमको लगता है कि यूथ यानी जो युवा है, उस युवा का बड़ी तेजी के साथ हमारी इस निर्वाचन प्रक्रिया में हिस्सेदारी, भागीदारी, इंथुसियाज्म और ख़ास तौर से उसकी रुचि बढ़ रही है। ये एक सफल और सार्थक लोकतंत्र की एक अनुभूति को बढ़ाने वाली बात है, उस पर विश्वास जमाने वाली बात है। जी बिल्कुल, देश के लोकतांत्रिक ढांचे को नया स्वरूप देने में युवा मतदाताओं की विशेष भागीदारी है और अति
अतिशयोक्ति नहीं होगी यदि हम कहें कि आज का भारत युवाओं का देश है। तो इसी चीज़ को मैं आपसे भी जानना चाहूँगी पटेरिया जी कि मौजूदा चुनाव में युवाओं की भूमिका कैसी है, आप क्या कहते हैं? देखिए, जिस तरीके से युवाओं को मतदान में भूमिका की बात है, तो नए युवा मतदाता जी। जिस तरीके से बढ़कर आए हैं, 1,82,00,000 नए युवा मतदाता हैं जो पहली बार मतदान करने जा रहे हैं। इसके अलावा जो मतदाता हैं उनमें से हम कहें तो 35% करीब मतदाता युवा वर्ग माने जा सकते जी, हैं, जो जी। कि मतदान प्रक्रिया में भाग लेते हैं। और युवा अपना मत जो बनाता है, युवा जो अपना चुनाव करता है, वो भी अपनी मर्जी से चुनाव करता है। वो उनका जो सोशल नेटवर्क है, उनका जो फ्रेंड सर्किल है, उसमें के आधार पे वो एक तय कर कर मतदान की में हिस्सेदारी करते हैं। काफ़ी ये बड़ी जागरूकता बात के साथ करते जागरूकता हैं। के साथ। जी, बिल्कुल। अभी बात हो रही थी आपने बुजुर्ग मतदाताओं की भी आपने बात की, तो व्यास सर, बुजुर्ग मतदाता और साथ ही दिव्यांग मतदाताओं के लिए भी कुछ विशेष सुविधाएं दी गई हैं? जी, आप तो जानती हैं कि पिंक बूथ के रूप में एक नई सुविधा महिलाओं के लिए अलग से है, जिसमें जी। वो एकदम निर्बाध रूप से उनकी अप्रोच हो सके और वो निश्चिंत होकर वहाँ वोटिंग कर सकें। इसी प्रकार जो हमारे विकलांग लोग हैं उनके लिए भी इस तरह की सुविधाएं बढ़ रही हैं। और जैसा कि सर ने बताया कि अभी पहले जो ऐसे लोग थे निःशक्तजन जिनको वोट देने में, वोटिंग बूथ तक जाने में दिक्कत होती थी, उनके लिए घर से उनके वोट लेकर और उसके लिए प्रोविज़न किए गए हैं। इस प्रकार इस प्रक्रिया में हर उस व्यक्ति को, ट्रांसजेंडर्स को भी शामिल किया गया है। जी, जी। ट्रांसजेंडर्स भी एक बड़ी संख्या में इस पूरे कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से वो हर व्यक्ति जो इस प्रक्रिया का हिस्सा है, सुनियोजित तरीके से उसको मतदान केंद्र तक लाने और उसके द्वारा आसानी से मतदान कराने की वो हर व्यवस्था सुनिश्चित की जा सक रही है, जिससे कि उसकी भागीदारी सुनिश्चित हो और परोक्ष रूप से हमारा लोकतंत्र मजबूत हो। बिल्कुल, ये सभी एक स्वस्थ और स्वतंत्र लोकतंत्र की निशानियां हैं। इस महापर्व को शांतिपूर्ण ढंग से कराने के लिए कर्मचारियों का भी विशेष रोल होता है, विशेष वो जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं ये सब को कराने में। तो जब वो बूथ पर अपनी ड्यूटीज़ दे रहे होते हैं तब उस वक्त उनका मतदान कैसे कराया जाएगा, इसके बारे में आप पटेरिया जी बता पाएंगे कुछ? देखिए, पोस्टल बैलेट की व्यवस्था हमारे चुनाव पद्धति में पहले से है। जो भी लोग चुनाव प्रक्रिया में भाग लेते हैं या चुनाव संपन्न कराने के लिए जो लोग जाते हैं, चाहे वो पुलिस के कर्मचारी हों या और पोलिंग पार्टी में जो लगे हैं और जो सहयोगी स्टाफ है, उन सब के लिए व्यवस्था पहले से की गई है कि वो जहाँ पर पहले जाने के पहले या वहाँ से वो पोस्टल बैलेट के द्वारा अपना मतदान में भागीदारी कर सकते हैं और वो मत आप सबसे पहले वो मत गिने जाते हैं पोस्टल बैलेट के। ये एक उनके लिए एक बड़ी सुविधा दी गई है, क्योंकि होता यह है कि आपका ड्यूटी हो सकता है कि लोकसभा चुनाव बढ़े हैं तो प्रदेश में यदि कुछ पुलिस बल स्टाफ की कमी है तो दूसरे राज्यों से यहाँ पर उनको डिप्लॉय किया जाता है जी। तो ऐसी स्थिति में वो अपने मतदान करने नहीं पहुँच सकते हैं समय पर, तो उनके लिए बड़ी सुविधा हमारे यहाँ जो है चुनाव प्रक्रिया में पहले से निर्धारित है। उसका बहुत सुविधाजनक ढंग से और उनको इसकी सुविधा मुहैया कराई जाती है और लगभग इसका पालन होता है हर जगह। और एक खास प्रश्न ये था आप दोनों से ही, वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग और प्रशासन तंत्र को और क्या-क्या नए कुछ उपाय करने चाहिए आपके हिसाब से, आप क्या सलाह देंगे? विगत कुछ वर्षों से इस पर निरंतर काम हो रहा है और चाहे हमारे वो यूथ वोटर्स हों और चाहे महिलाओं हों और या ऐसे वो सारे सेगमेंट सेक्टर्स जिनमें वोटिंग परसेंटेज पहले कम हुआ करता था, उनके बीच में मतदान के प्रति जागरूकता और रुचि बढ़ाने के निरंतर प्रयास चल रहे हैं। चुनाव आयोग की तरह से एक विशेष अभियान चल रहा है जिसमें दीवार लेखन के साथ साथ लोगों के साथ मिलना, आपस में संवाद करना, महत्वपूर्ण ब्रांड एम्बेसडर्स को शामिल करना और उनके जरिए भी इस तरह की अपील करना कि लोग मतदान करें और इस तरह के स्लोगन की सबसे पहले आप वोट दें, उसके बाद फिर कोई और काम करें, यह एक राष्ट्रीय दायित्व के रूप में प्रतिष्ठित हो, इसके लिए निरंतर प्रयास चल रहे हैं। स्कूल कॉलेज गोइंग बच्चों के बीच में इस तरह का एक अभियान के रूप में ये बात बताई जा रही है। गांव-गांव में इस तरह के रैलियां, इस तरह के पोस्टर, इस तरह का मटेरियल और इस तरह की संचार सामग्री दी जा रही है और कोशिश ये है कि चाहे वो इंटरपर्सनल वे हो या मास कम्युनिकेशन हो या सोशल मीडिया हो या संचार के अन्य माध्यम हो, तो इवन ट्रेडिशनल माध्यम भी हो, तो उनके जरिए लोगों को प्रोत्साहित किया जाए कि वे इस प्रक्रिया का हिस्सा बने, राष्ट्र निर्माण का हिस्सा बने और सफल सार्थक प्रजातंत्र का हिस्सा बने।
आप क्या कहेंगे पटेरिया सर कि और क्या ऐसे उपाय किए जा सकते हैं जिससे ये बढ़ोतरी हो वोटिंग प्रतिशत में? हाँ, व्यास जी ने जो बताया वो प्रयास तो तमाम चल ही रहे हैं। जी। युवाओं के हर हाथ में, और चाहे युवा हो महिलाएं हो, हर हाथ में आज स्मार्टफोन है हमारे देश में। जी बिल्कुल। भारत सबसे बड़ा जो है फोन का इस्तेमाल करने वाला देश बन गया है। तो इसका उपयोग चुनाव आयोग बेहतर ढंग से कर रहा है। इसको और तरीके से लोगों तक बार बार जागरूकता की जाए। एक हैमरिंग जो शब्द प्रयोग किया जाता है, किसी बात को बार बार लोगों तक पहुंचाना, जो मतदान नहीं कर रहे हैं उन तक ये बात पहुंचाना कि आप मतदान की प्रक्रिया में भाग लीजिए। जैसा कहा है कि पहले मतदान फिर जलपान, ये एक स्लोगन दिया गया है कि आप जिस तरीके से अपनी दैनिक दिनचर्या करते हैं, आप आइए पहले मतदान कीजिए, उसके बाद फिर बाकी के काम कीजिए। तो एक लोगों को ये उसमें भागीदारी बढ़ाने के प्रयास जो हैं ये तो चल ही रहे हैं। सोशल साइट्स, सोशल नेटवर्किंग के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ा जा सकता है। जो जिस भाषा में बात करता है जी। जिस कल्चर में बात करता है, जो बोली है गांव की, यदि किसी क्षेत्र की, तो उसमें वहाँ तक लोगों तक बात पहुँचाई जाए। जो हमारी पुरानी परंपरागत शैली है, डोंडी पिटवाना, नाटक नौटंकी के जरिए लोगों तक बात पहुंचाना, प्रहसन की कला है, गीत है, महिलाओं के बीच में उसको लेकर गीत गायन प्रतियोगिता जैसी चीज़ें हो सकती हैं। त्योहारों के मौके पर भी हमारे, क्योंकि भारत बड़ा धन प्रधान देश है, हमारे यहाँ 30 त्यौहार बहुत गर्मजोशी से मनाए जाते हैं और लगभग हर महीने आते हैं। उस दौरान भी इस बात को रेखांकित किया जा सकता है। मंदिरों में जाएँ तो मंदिरों में, या मस्जिद जाएँ तो वहाँ पर भी संदेश उनको दिया जाए कि आप अपनी निर्वाचन प्रक्रिया में ज़रूर भाग लीजिए, क्योंकि आप अपने परिवार का और अपने देश का भविष्य चुनने जा रहे हैं। एक बेहतर सरकार चुनने जा रहे हैं जो आपके लिए लगातार विकास करेगी। और हम देख रहे हैं अमृतकाल में जो परिवर्तन हुए हैं, या हम कहें कि आज़ादी के समय जो भारत की स्थिति थी और जब से हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में आए हैं, तो देश में जो परिवर्तन हुआ है, आज हमको जो विकास दिख रहा है, जो हमारा शैक्षणिक स्तर में सुधार हुआ है, रहन सहन में सुधार हुआ है, रोजगार के अवसर बढ़े, ये सब के पीछे वो एक जो मतदान है, एक वोट है व्यक्ति का, वो अपनी भूमिका अदा करता है। यदि वो उसका प्रयोग करता है तो निश्चित तौर पर उसका कई गुना लाभ उस व्यक्ति को मिलता है। ये उनको तक ये बात और बेहतर तरीके से उनकी भाषा में, उनकी शैली में पहुंचाने की जरूरत है। एक बार फिर से मैं आपसे यही जानना चाहूँगी व्यास जी कि जो कार्यक्रम के बारे में आपने बताया, चुनावी कार्यक्रम में, उसका थोड़ा सा और विस्तार हमें बता पाएंगे कि लोकसभा के चुनाव कौन कौन सी तारीखों को कितने चरण में होने हैं, और प्रदेश में, देश और प्रदेश में अलग अलग कौन कौन सी तारीखें तय की गई हैं? मैंने खासकर मध्य प्रदेश को लेकर जी अपने यहाँ जो 19 अप्रैल से 1 जून तक का पूरा कार्यक्रम है चुनाव का, उसमें जो तिथियों का है वो 7 चरणों में चुनाव की तिथियां हैं। और उन तिथियों में जो चुनाव होने हैं उनमें मध्य प्रदेश में 4 तिथियों में चुनाव होंगे और वोटों की गिनती 4 तारीख को होगी, 4 जून को। 4 जून को होगी। और मध्य प्रदेश में आप पटेरिया जी बता पाएंगे मध्य प्रदेश के चुनाव? बिल्कुल, मध्य प्रदेश के चुनाव, जो लोकसभा चुनाव है, वो 4 चरणों में यहाँ पे भी होने हैं। जैसा व्यास जी ने बताया, 19 अप्रैल का जो पहला चरण है जिसके लिए आज से नॉमिनेशन शुरू होने हैं। 6 सीटों पर चुनाव होने हैं। जो सीटें हैं, जो सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट, जो महाकौशल अंचल हमारा कहा जाता है। 26 अप्रैल को 7 सीटों पर चुनाव होने हैं। टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना, रीवा, होशंगाबाद और बैतूल। 7 मई को 8 सीटों पर चुनाव होने हैं। मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, सागर, विदिशा, भोपाल और राजगढ़। राजधानी भोपाल के चुनाव भी 7 मई को होने हैं। 13 मई को भी 8 सीटों पर चुनाव होने हैं। देवास, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, धार, इंदौर, खरगोन, खंडवा, ये जो है मालवा निमाड़ का जो क्षेत्र है। तो मध्य प्रदेश को उन्हें 4 हिस्सों में बांट दिया चुनाव आयोग ने, और उस सुविधा की दृष्टि से कि एक जगह की फोर्स को, एक जगह की पार्टी को दूसरी जगह डिप्लॉयमेंट करना है तो आसानी से हो सके। जी, और एक और बात इसमें देखने को ये मिलती है कि जो हमारे जियो कल्चरल रीजन है उनका एक तरह का रिप्रेजेंटेशन है, एक तरह के लोगों को एक तरह से लेके, बुंदेलखंड, मालवा है, उसको एक तरह से क्लब किया है। तो ये एक अच्छी पहल। जी बिल्कुल, हर तरह से चुनाव आयोग ने बहुत अच्छे से तैयारियां की हैं और उम्मीद करते हैं कि ये वहाँ पर सफल भी होगा। आप दोनों से मैं चाहती हूँ कि हमारे श्रोताओं के लिए एक अपील आप अपने क्या देना चाहेंगे इस चुनाव को लेकर, व्यास जी? प्रजातंत्र में जो जन आकांक्षाएं हैं उनकी अभिव्यक्ति अगर सार्थक रूप से कहीं हो सकती है तो वो वोट के माध्यम से ही हो सकती है। तो पिछले सालों से, पिछले कुछ दशकों में कहना चाहिए कि इस तरह की एक मन बना है कि हम ऐसी सरकार चुनें, ऐसा प्रत्याशी चुनें
जो लोकतंत्र के प्रति तो समर्पित भी हो, हमारे जो भी समस्याएं हैं उनके प्रति संवेदनशील हो, और एक संवेदनशील सरकार, एक परफॉर्मेंस वाली सरकार को चुनने के लिए आपका इस प्रक्रिया में शामिल होना जरूरी ही नहीं, अनिवार्य है। इसलिए इस अनुष्ठान को एक धार्मिक सांस्कृतिक अनुष्ठान मानकर अपनी इस जिम्मेवारी, अपने इस राष्ट्रीय दायित्व को अवश्य निभाएं, और जिस दिन आपके क्षेत्र में मतदान हो सारे काम छोड़कर मतदान अवश्य करें। मतदान कर आप न केवल एक राष्ट्रीय दायित्व का निर्वहन करते हैं, बल्कि इस प्रजातंत्र की जड़ों को और पक्का और नीचे तक पहुंचाते हैं, जो भविष्य में हमें एक अमृतकाल का, एक विकसित भारत का जो हमारा स्वप्न है उसको सार्थक करने में बहुत बड़ा योगदान करने वाली है। तो मेरा आपसे बारंबार अनुरोध है कि मतदान करें और दूसरों को भी मतदान करने की प्रेरणा दें। जी पटेरिया सर, आपकी जी बिल्कुल, मैं भी वही कहूँगा कि पहले मतदान, बाद में बाकी सारे काम। जी बिल्कुल। खुद वोट डालिए, क्योंकि आप अपना भविष्य चुन रहे हैं, अपने बच्चों का भविष्य चुन रहे हैं, आने वाली पीढ़ियों का भविष्य चुन रहे हैं। अपने एक वोट डालकर खुद मतदान कीजिए, अपने मोहल्ले के अड़ोस पड़ोस के सभी लोगों को मतदान के लिए प्रेरित कीजिए। इंतजार मत कीजिए कि कोई वोट डालने के लिए किसी को बुलाने कोई आ रहा है या नहीं आ रहा है। खुद होकर पहल कीजिए, वो चाहे किसी भी दल को वोट दे, किसी भी प्रत्याशी को वोट दे, मतदान वो करे, ये सुनिश्चित करना हर नागरिक का दायित्व है। और मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश के और देश के तमाम नागरिक अपने इस दायित्व का बखूबी निर्वहन करेंगे, और इस बार मतदान का जो एक नया रिकॉर्ड देश में बनकर आएगा। और जैसे बांग्लादेश, हमारे पड़ोसी देश में जो चुनाव हुआ, जैसे पाकिस्तान के चुनाव हुए, वहाँ के चुनाव कैसे एक प्रहसन बनकर रह जाते हैं, और भारत जैसे बड़ी आबादी के देश में जो विश्व का सबसे बड़ा चुनावी प्रक्रिया संचालित कर रहा है, वो किस तरीके से पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण पेश कर रहा है। तो हम उस उदाहरण पेश करने में अपनी भूमिका को अदा करें और खुद सहभागिता कर दुनिया को ये बताएं कि भारतवासी सबसे आगे। जी, आशा करते हैं आज के कार्यक्रम के इस अंक में हमारे श्रोताओं को अनेक जानकारियां मिली होंगी। इसके लिए हम तहे दिल से अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं। धन्यवाद सर आप दोनों का। लोकतंत्र में लोक की भूमिका सबसे अहम है। बहरहाल चुनाव में अधिकाधिक मतदान ही लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी मतदाता बढ़ चढ़कर इस महापर्व में हिस्सा लेंगे और अपना अमूल्य मत देकर इसे सफल बनाएंगे। इसी आशा के साथ इस अंक को यहीं समेटते हैं। नमस्कार।